कभी ऐसा हुआ है कि रात के 2 बजे हैं, आप बिस्तर पर लेटे हैं, सब शांत है, लेकिन दिमाग में एक पूरी की पूरी मीटिंग चल रही है। हाँ बिल्कुल, कल के प्रेजेंटेशन की हर लाइन, हर सवाल, हर जवाब। और फिर दिमाग अचानक छलांग लगाता है कि अगर प्रेजेंटेशन खराब गया तो बॉस क्या सोचेंगे, प्रमोशन का क्या होगा। और देखते देखते आप अगले 5 साल की चिंताओं में डूब जाते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त हमारा दिमाग हमें यकीन दिला रहा होता है कि ये सोचना बहुत जरूरी है, कि ये प्रोडक्टिव है, हम इसे तैयारी कहते हैं। जबकि असल में वो सिर्फ चिंता का एक चक्कर है, एक्शन तो कहीं है ही नहीं। बिल्कुल। इसी को कहते हैं ओवर थिंकिंग। ये कोई आलस नहीं है, ना ही टैलेंट की कमी है। ये एक दिमागी आदत है जो हमें शुरू करने से पहले ही रोक देती है। आज हम इसी आदत की चीर-फाड़ करने वाले हैं। हमारे हाथ लगी है पीटर हॉलिन्स की किताब थिंक लेस डू मोर पर आधारित एक ऑडियो बुक स्क्रिप्ट, और ये खास तौर पर भारतीय दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो हमारा आज का मिशन है इसमें से वो तरीके निकालना जो सच में, मतलब असल जिंदगी में काम करते हैं। और ये भारतीय संदर्भ में तो और भी जरूरी हो जाता है। हमें बचपन से एक मंत्र दिया जाता है, सोच समझकर करना। हाँ, हर घर में। ये सावधानी सिखाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन कई बार ये एक जाल बन जाता है। हम इतने सोच समझदार हो जाते हैं कि हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं, और करने का वक्त वो कभी आता ही नहीं। कभी नहीं आता। तो आज की बातचीत का लक्ष्य सिर्फ इस समस्या को दोहराना नहीं है, बल्कि स्क्रिप्ट के जरिए ये समझना है कि इस प्लानिंग पैरालिसिस से बाहर कैसे निकला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रिप्ट की पहली और सबसे चुभने वाली बात जो मुझे लगी, ओवरथिंकिंग इज नॉट इंटेलिजेंस, इट इज फियर वेयरिंग अ स्मार्ट मास्क। मतलब ज्यादा सोचना बुद्धिमानी नहीं, ये डर का एक खूबसूरत मुखौटा है। मुझे तो ये लाइन पढ़कर एक झटका सा लगा। हम तो हमेशा यही सोचते हैं ना कि जो ज्यादा सोचता है वो ज्यादा समझदार है। यहीं पर तो सारा खेल है। समाज हमें यही सिखाता है, लेकिन ये विचार उस धारणा को पूरी तरह चुनौती देता है। ये कहता है कि जब आप किसी काम के हर छोटे बड़े पहलू पर घंटों सोचते हैं तो आप समझदार नहीं बन रहे। तो फिर क्या कर रहे हैं? आप उस काम को शुरू करने के डर को टाल रहे हैं। आप रिसर्च, प्लानिंग, एनालिसिस, इन सबको एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको एक्शन न लेना पड़े। स्क्रिप्ट में एक रोहित का उदाहरण है, एक MBA छात्र। हाँ, उसके पास एक बेहतरीन स्टार्टअप आइडिया है, लेकिन 2 साल से वो बस यही कह रहा है, मार्केट थोड़ा और समझ लूं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर लूं। और 2 साल बाद आइडिया वही है, लेकिन उसका जोश और आत्मविश्वास दोनों खत्म हो चुके हैं। ये कहानी तो बहुत आम लगती है। बिल्कुल आम है, और इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत साफ है। 3 मुख्य डर हैं जो हमें चलाते हैं। अच्छा, कौन से? एक, गलती करने का डर। दूसरा, लोगों के जजमेंट का डर। और तीसरा, परफेक्ट न होने का डर। रोहित को ये डर नहीं है कि उसका आइडिया खराब है, उसे डर है कि अगर वो फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। MA करके भी कुछ नहीं कर पाया। बिल्कुल, उसकी डिग्री पर सवाल उठाएंगे, और ये डर उसे एक्शन लेने ही नहीं दे रहा। तो इसका समाधान क्या है? स्क्रिप्ट एक बहुत सीधा लेकिन मुश्किल लगने वाला नियम देती है। एक्शन फर्स्ट, क्लैरिटी लेटर। यानी पहले काम करो, रास्ता बाद में साफ होगा। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में थोड़ा गैर जिम्मेदाराना लगता है, बिना सोचे समझे कूद पड़ना। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग इसे गलत समझते हैं। इसका मतलब आंख बंद करके कूदना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अनिश्चितता के बावजूद एक छोटा सोचा समझा कदम उठाएं। अच्छा। जब तक हम सिर्फ सोचते रहते हैं, हम एक अंधेरे कमरे में बैठे होते हैं और दीवारों पर बनी डरावनी परछाइयों से डरते रहते हैं। सही बात है, लेकिन जैसे ही हम एक छोटा एक्शन लेते हैं, जैसे एक ग्राहक से बात कर ली या एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना लिया, तो हम उस कमरे में एक टॉर्च जला देते हैं। अब हमें दिखता है कि असल में कमरे में क्या है। तो स्पष्टता सोचने से नहीं, एक्शन से आती है। हाँ, छोटे छोटे एक्शन से मिले फीडबैक से आती है। अच्छा, तो ये दिमाग के इस्तेमाल के तरीके से जुड़ा है। स्क्रिप्ट कहती है कि दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है, लेकिन हम उसे प्रॉब्लम बनाने वाली मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। हम असल समस्याओं को नहीं, बल्कि काल्पनिक समस्याओं को सुलझाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। जैसे अगर पैसे खत्म हो गए तो। हाँ, या अगर किसी को मेरा काम पसंद नहीं आया तो। स्क्रिप्ट का तो दावा है कि हमारी 90% समस्याएं सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं। और ये दिमाग की एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग जैसा है। हमारा दिमाग हमें खतरों से बचाने के लिए बना है, इसलिए वो हमेशा सबसे खराब स्थिति की कल्पना करता है। मतलब ये उसकी प्रोग्रामिंग है। हाँ, लेकिन आज की दुनिया में हमारे सामने असली शेर नहीं है। हमारे सामने है डेडलाइन, उम्मीदें,
सोशल मीडिया पर जजमेंट का डर। दिमाग इन नई चुनौतियों को भी पुराने तरीके से ही देखता है और हमें काल्पनिक खतरों से डराकर एक्शन लेने से रोकता है। बिल्कुल। तो इस दिमागी सेटिंग को बदलें कैसे? क्या होगा अगर मैं फेल हो गई? ये सवाल पूछने के बजाय स्क्रिप्ट कहती है कि हमें पूछना चाहिए, इस दिशा में मेरा अगला सबसे छोटा, सबसे आसान कदम क्या हो सकता है? क्या सिर्फ सवाल बदलने से इतना फर्क पड़ सकता है? बहुत ज्यादा, क्योंकि पहला सवाल क्या होगा अगर, वो आपको भविष्य की अनंत और डरावनी संभावनाओं में ले जाता है जहां आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये घबराहट पैदा करता है। और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल, अगला छोटा कदम क्या है? वो आपके दिमाग को तुरंत वर्तमान में ले आता है और उसे एक ऐसी पहेली देता है जिसे वो सुलझा सकता है। अच्छा। स्क्रिप्ट में अगले 10 मिनट का काम तय करने की एक तकनीक है। जब भी कोई काम बहुत बड़ा और डरावना लगे, खुद से कहें, मैं बस अगले 10 मिनट इस पर काम करूंगा। ये तो दिमाग को धोखा देने जैसा हुआ। हाँ, ये एक शानदार तरीका है। 10 मिनट का काम आसान लगता है और दिमाग उसका विरोध नहीं करता। लेकिन अक्सर एक बार शुरू करने के बाद गति बन जाती है और हम 10 मिनट से कहीं ज्यादा काम कर लेते हैं। ये डर को संभालने के तरीके से भी जुड़ता है। स्क्रिप्ट में एक और बात है जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। पहले करो, कॉन्फिडेंस बाद में आता है। ये तो हमारी पूरी परवरिश के खिलाफ है। हमें तो हमेशा यही सिखाया गया है कि पहले आत्मविश्वास लाओ, तैयारी करो, फिर मैदान में उतरो। हाँ, और ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी मानसिक बदलाव है। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किताबों से या मोटिवेशनल वीडियो देखकर हासिल कर सकते हैं। तो फिर ये आता कैसे है? ये सबूतों का नतीजा है। जब आप कोई छोटा सा काम पूरा करते हैं तो आपका दिमाग एक सबूत दर्ज करता है। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। जब आप ऐसे 100 सबूत इकट्ठा कर लेते हैं तो उसे आत्मविश्वास कहते हैं। मतलब आत्मविश्वास एक्शन का फल है, एक्शन का कारण नहीं। बिल्कुल। जिम का उदाहरण यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। पहले दिन आप बड़ा अजीब और असहज महसूस करते हैं। हाँ। लेकिन जब आप एक हफ्ते तक रोज जाते हैं तो आपका दिमाग कहता है, अरे मैं तो ये कर सकती हूँ, और वही आत्मविश्वास बन जाता है। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई। पूछिए। एक तरफ हम डर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ परफेक्शन की। ये दोनों तो बिल्कुल अलग चीजें लगती हैं। एक इंसान जो हर काम परफेक्ट करना चाहता है, वो तो आत्मविश्वासी होना चाहिए, डरपोक नहीं। आप इन दोनों को कैसे जोड़ रहे हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग की जड़ तक जाता है। परफेक्शनिज्म यानी हर काम को 100% सही करने की इच्छा असल में आत्मविश्वास का नहीं, बल्कि गहरे डर का संकेत है। ये जजमेंट का डर है। अच्छा। एक परफेक्शनिस्ट सोचता है, अगर मेरा काम 100% परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग मेरी आलोचना करेंगे, मुझे रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए वो काम को तब तक दुनिया के सामने नहीं लाता जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए। और चूंकि कुछ भी कभी 100% परफेक्ट नहीं होता, तो वो दिन कभी आता ही नहीं। तो परफेक्शनिज्म असल में फेल होने के डर से बचने का एक बहुत ही चालाक बहाना है। अच्छा, तो डन इज बेटर देन परफेक्ट, मतलब काम पूरा होना परफेक्शन से बेहतर है। वो सिद्धांत यहीं से आता है। परफेक्ट प्लान बनाने वाले लोगों के पास हमेशा परफेक्ट बहाने भी तैयार रहते हैं। बिल्कुल। इसीलिए स्क्रिप्ट में अपने काम को 70% तैयार होने पर रिलीज करो वाला नियम समझाया गया है। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम आधा अधूरा या मतलब घटिया काम करें, खासकर भारत जैसे प्रतिस्पर्धी बाजार में जहां क्वालिटी इतनी जरूरी है? बल्कि ये भारतीय बाजार के लिए और भी ज्यादा जरूरी है। यहाँ जहाँ हर कोई परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में सालों लगा देता है, वहीं जो तेजी से बाजार में उतरकर असली ग्राहकों से सीखता है, वो रेस जीत जाता है। हाँ, 70% का मतलब काम चलाओ नहीं है। इसका मतलब है काम करने लायक, वायबल, एक ऐसा प्रोडक्ट जो ग्राहक की एक जरूरी समस्या को हल करता हो। और बाकी का 30%? बाकी का 30% सुधार आपको ग्राहकों के फीडबैक से मिलता है, अपनी कल्पना से नहीं। ये परफेक्शन के बारे में नहीं, बल्कि सीखने की रफ्तार के बारे में है। जो जल्दी सीखेगा वो जल्दी जीतेगा। तो ये जो परफेक्शन का जाल है, जहां हम हर छोटी चीज पर सोचते रहते हैं, क्या इसका असर सिर्फ हमारे काम टालने पर पड़ता है या ये हमारी दिमागी बैटरी को भी खत्म कर देता है? ये सीधे तौर पर हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म करता है। यहीं पर स्क्रिप्ट डिसीजन फैटीग का कॉन्सेप्ट लाती है। डिसीजन फटीग? हाँ, हमारी निर्णय लेने की क्षमता एक मसल की तरह है। आप इसे जितना इस्तेमाल करेंगे, ये उतना ही थकेगी। हम दिन भर में हजारों छोटे छोटे फैसले लेते हैं। क्या पहने, नाश्ते में क्या खाएं, पहले कौन सा ईमेल पढ़ें। हर फैसला, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपकी मानसिक ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा खर्च करता है। इसीलिए मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स जैसे लोग
रोज एक जैसे कपड़े पहनते थे। ठीक यही कारण है, ताकि एक गैर जरूरी फैसले पर ऊर्जा बर्बाद न हो। वो अपनी सीमित इच्छा शक्ति और मानसिक ऊर्जा को अपने सबसे जरूरी फैसलों के लिए बचाकर रखना चाहते हैं। जब हम दिन भर छोटे छोटे फैसलों में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, तो शाम तक जब कोई बड़ा और जरूरी काम करने का वक्त आता है तो दिमाग थक चुका होता है और वो आसान रास्ता चुनता है, यानी काम को टाल देना। ये मोटिवेशन कम्स आफ्टर एक्शन वाली बात सुनकर तो मुझे सच में झटका लगा। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि जिस दिन मूड होगा, जिस दिन प्रेरणा महसूस होगी, उस दिन वो जरूरी काम शुरू करूंगी। पर ये स्क्रिप्ट तो कह रही है कि मेरा तरीका ही उल्टा है। मैं प्रेरणा का इंतजार कर रही हूँ, जबकि प्रेरणा मेरा इंतजार कर रही है कि मैं शुरू करूं। और आप अकेली नहीं हैं। हमें से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम मोटिवेशन को एक जादुई एहसास मानते हैं जो हम पर उतरेगा, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि मोटिवेशन एक चक्र है। चक्र? कैसा चक्र? एक्शन मोटिवेशन साइकिल कहते हैं इसे। यह हमेशा एक छोटे से एक्शन से शुरू होता है। जब आप वो एक्शन पूरा करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। अच्छा, वो रिवॉर्ड केमिकल। हाँ, आपको अच्छा महसूस होता है। ये छोटी सी जीत आपको अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। वो दूसरा कदम आपको और मोटिवेट करता है। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है, जो एक बहुत छोटे से कंकड़ से शुरू होता है। मुझे याद है, मुझे एक जरूरी रिपोर्ट लिखनी थी और मैं हफ्तों से टाल रही थी। फिर मैंने यही बस 5 मिनट शुरू करो का नियम आजमाया। मैंने खुद से कहा, सिर्फ 5 मिनट के लिए आउटलाइन के पॉइंट्स लिखूंगी। और फिर क्या हुआ? आपको यकीन नहीं होगा, मैं अगले 2 घंटे तक लिखती रही। वो शुरुआत का घर्षण, वो फ्रिक्शन ही सबसे बड़ा दुश्मन था। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, घर्षण। किसी भी खड़े हुए इंजन को चालू करना सबसे मुश्किल होता है। एक बार वो चल पड़े तो गति बनाए रखना आसान हो जाता है। ये 5 मिनट का नियम उसी शुरुआती घर्षण को खत्म कर देता है। ठीक है, छोटे एक्शन, ऊर्जा का प्रबंधन, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए बहुत निरंतरता चाहिए। और यहीं पर स्क्रिप्ट का आखिरी और शायद सबसे विरोधाभासी विचार आता है, अनुशासन ही स्वतंत्रता है। हाँ। ये कैसे हो सकता है? अनुशासन तो नियमों का बंधन है, एक जेल है। आजादी तो नियमों को तोड़ने में होती है ना? ये सतही तौर पर ऐसा ही लगता है, लेकिन गहराई से सोचे तो असली गुलामी क्या है? मतलब? क्या वो ये नहीं है कि आप जो करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाते क्योंकि आपका मूड नहीं है, या आप अपने फोन से चिपके रहते हैं जबकि आपको पता है कि आपको काम करना चाहिए? हाँ, ये तो है। असली गुलामी अपनी ही आदतों, अपनी भावनाओं और भटकाओं का गुलाम होना है। मतलब जब मैं अनुशासित नहीं होती तो मैं आजाद नहीं होती, बल्कि अपने मूड की गुलाम होती हूँ। बिल्कुल। आत्मानुशासन आपको अपनी तात्कालिक इच्छाओं और बाहरी भटकाओं का गुलाम बनने से बचाता है। जब आप अपने लिए नियम बनाते हैं, जैसे रोज सुबह 1 घंटा पढ़ना या सोने का एक पक्का समय, तो आप असल में अपनी जिंदगी का नियंत्रण बाहरी दुनिया से छीनकर अपने हाथों में ले रहे होते हैं। आप तय करते हैं कि आपकी ऊर्जा और समय कहाँ लगेगा, न कि आपका फोन या आपका मन। ठीक है। इस नजरिए से देखें तो अनुशासन आपको अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने की असली स्वतंत्रता देता है। बिना अनुशासन के स्वतंत्रता सिर्फ अराजकता है। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें तो सार ये है कि हमारे एक्शन के रास्ते में सबसे बड़ा पत्थर हमारी काबिलियत की कमी नहीं है, बल्कि सिर्फ ज्यादा सोचने की आदत है। और इस आदत का इलाज ज्यादा सोचने से नहीं, बल्कि बहुत छोटे, मतलब लगभग हास्यास्पद स्तर के एक्शन लेने से होता है। हाँ, केंद्रीय विचार यही है। सोचना बंद करो, शुरू करो। जीवन सोचने वालों को नहीं, करने वालों को इनाम देता है। स्क्रिप्ट में दिए गए सभी तरीके दिमाग को बंद करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे एक ऐसे टूल की तरह इस्तेमाल करने के लिए हैं जो एक्शन को रोके नहीं, बल्कि उसे संभव बनाए। ये दिमाग को भविष्य की काल्पनिक चिंताओं से निकालकर वर्तमान के समाधानों पर केंद्रित करने का तरीका है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये एक्शन फर्स्ट का सिद्धांत हर जगह काम करता है? मान लीजिए कोई डॉक्टर है, क्या वो भी एक्शन पहले स्पष्टता बाद में सोचकर सर्जरी शुरू कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। जाहिर है नहीं। ये समझना जरूरी है कि ये सिद्धांत कहाँ लागू होता है। ये उन कामों के लिए है जहां गलती के परिणाम विनाशकारी नहीं है। अच्छा, आंख बंद करके लागू नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं। जहां पहले से प्लानिंग और विशेषज्ञता जीवन मरण का सवाल हो, वहां नहीं। ये एक टूल है, कोई रामबाण इलाज नहीं। ये एक जरूरी फर्क है। तो चलिए अपने श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। ये सब जानने के बाद वो कौन सा एक छोटा सा काम है जिसे आप महीनों या सालों से टाल रहे हैं, और क्या ये संभव है कि उसे करने से जो डर लग रहा है
वही इस बात का संकेत है कि वो काम आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।